नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारत के अधिकांश किसान गरीबी में जीते हैं। उनके पास थोड़ी जमीन है। छोटे किसान दिन भर मेहनत करके भी भरपेट खाना नहीं खा पाते। उनके पास खेती के उन्नत साधनों का और ज्ञान का अभाव रहता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां लेकर के हर रोज सुबह आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। नींबू के बाग में इस समय किए जाने वाले आवश्यक कार्य। मौसम पूर्वानुमान आंकड़ों के आधार पर यूपी और उत्तराखंड के किसानों को कृषि सलाह। पशुओं को अंतः और बाह्य परजीवियों से बचाने के उपाय। प्रदेश के जिन किसानों ने नींबू के बाग लगा रखे हैं वे इनसे गुणवत्ता युक्त फल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे बाग की देखरेख उचित तरीके से करेंगे। तो नींबू के बाग में इस समय कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ प्रवीण बर्डे। किसान भाइयों, नींबू एक ऐसा फल है जो हर घर में उपयोग में आता है तथा इसका क्षेत्रफल अभी दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। किसान भाइयों, इसमें ध्यान रखने की ये बात है कि निंदाई गुड़ाई में हमें विशेष ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अभी शरद ऋतु का आगमन होने जा रहा है। बरसात में काफ़ी समय से नींबू के बाग बगीचों में निंदाई गुड़ाई तथा कर्षण क्रियाएं नहीं की जा सकी होगी, इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि पौधों के आसपास अच्छी गुड़ाई कर दे, खरपतवारों को निकाल दे। साथ ही इसमें हल्की सी गुड़ाई करना चाहिए किसान भाइयों, तथा साथ में आप थाली भी बना दे अभी, तो इसमें जो आप सिंचाई करोगे उसमें काफ़ी सुविधा होगी। इसके बाद में आता है किसान भाइयों सिंचाई। अभी बरसात में फलों में सिंचाई की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि बरसात काफ़ी लंबे समय से हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपको नमी कमी दिखने लगे तो आप सिंचाई कर सकते हैं। शरद ऋतु में आप करीब 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करते रहे। यदि सिंचाई में ड्रिप विधि का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है तथा पानी की भी बचत होती है। नींबू के बाग से गुणवत्ता युक्त अधिक फल प्राप्त करने के लिए बाग में पोषक तत्व प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो आप पोषक तत्वों का प्रयोग किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। किसान भाई, इसके साथ में आता है खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरकों में जैसे कि यूरिया, डीएपी, पोटास, इसकी मात्रा देना चाहिए। किसान भाई, इसमें आप नाइट्रोजन के लिए यूरिया करीब 100 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, 200 ग्राम डीएपी प्रति पौधे के हिसाब से, साथ में पोटास को आपको 150 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से, उम्र के हिसाब से देना चाहिए। यह जो मात्रा मैंने बताई यह है करीब 5 से 7 वर्ष के पौधे के लिए। किसान भाई, इसके साथ में नींबू में काफ़ी माइक्रोन्यूट्रेंट की अधिकता की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप जिंक, बोरान, सल्फर, मैग्नीशियम इसका समावेश कर सकते हैं। इसमें आप स्प्रे के द्वारा भी इसे दे सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब उर्वरक आप निंदाई गुड़ाई करने के बाद में थाले में दे सकते हैं तथा मिट्टी को ढक दे। इसके बाद में आप वर्मी कंपोस्ट और साथ में गोबर खाद को भी आपको देना होगा। किसान भाइयों, नींबू के बाग को कुछ रोग और कीटों द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई इनकी रोकथाम के उपायों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनके नींबू के पौधे बहुत कमजोर हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आ जाती है। तो कैसे करें रोग और कीटों का नियंत्रण, आइए जानते हैं। कीट इसमें काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे रस चूसने वाले कीट जैसे थ्रिप्स हुआ, माहू हुआ, ये पत्तियों के ऊपर रस चूसते हैं जिससे नुकसान पहुंचाता है।
और इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोप्रिड दवा 3 लीटर पानी में 1 ml प्रति डाल के आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाई। इसके बाद में आता है जैसे कि लीफ माइनर भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, जिससे सांप जैसे इसमें दाग बन जाते हैं किसान भाई। इसके लिए आप कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें मेटासिस्टाक हुआ, इसका उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। इसके बाद में आता है लेमन बटरफ्लाई। ये रंग बिरंगे रंग की तितलियाँ होती है जो कि इसमें एग लेइंग करती है फूलों के ऊपर, बाद में ये फलों को सड़ा देती है किसान भाई। ये सब कीड़ों की बात हुई। इसके बाद में आता है रोगों में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी कैंकर है। कैंकर आपने देखा होगा प्राय कि फलों के ऊपर तथा पत्तियों के ऊपर तांबे के रंग के पीले आकार के धब्बे बन जाते हैं, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता तथा उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है किसान भाइयों। इसके नियंत्रण के लिए आप स्टेप्टोसाइक्लिन 15 लीटर पानी में 2 ग्राम इसका पाउडर घोल के स्प्रे यदि करते हैं आप करीब 7 दिन के अंतराल पे, तो एक कैंकर की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं किसान भाई। इसके बाद में आता है उकटा रोग भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए आप दवा का पौधों के जड़ों में डाल के गुड़ाई करना चाहिए किसान भाइयों। इन्हीं सब बातों का ध्यान आप खेती में रखते हैं नींबू की, तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम भवन, नई दिल्ली द्वारा मध्यम अवधि मौसम आंकड़ों के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालयों के मौसम विज्ञान विभाग द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि से जुड़े कुछ जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 15 और 16 दिसंबर को घने बादल छाए रहेंगे। 17 और 18 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। आज कहीं कहीं छिटपुट वर्षा हो सकती है। हवा की गति सामान्य रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को कुछ सुझाव दिए जाते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चने की फसल में इल्ली की सक्रियता बढ़ सकती है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करें तथा इल्ली का प्रकोप रोकने के लिए खेत में 20 फीट की दूरी पर टी टाइप की खूंटियां लगा दें। वहीं सरसों की फसल में माहो कीट की सक्रियता बढ़ सकती है, अतः इसके नियंत्रण हेतु किसान भाई नीम तेल की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मौसम में बदलाव के चलते आलू की फसल में अगेती झुलसा रोग की संभावना हो सकती है, अतः किसान भाई फसल का निरीक्षण करते रहें और इसके नियंत्रण हेतु मैंकोजेब या रिडोमिल दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर 10 से 12 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। आलू की फसल में कुतरा, जिसे कटवर्म के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकोप दिखाई देने की संभावना है, अतः इसके नियंत्रण हेतु क्लोरोपाइरिफास 20 EC की 2 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर मौसम साफ होने पर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं की फसल में यदि सकरी और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दिखाई दे रहे हों, तो इनके नियंत्रण हेतु सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP की 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75%, साथ में मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 5% WG की 40 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद या पहली सिंचाई के बाद ओट आने पर उचित नमी पर 300 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। पपीता, अमरूद, नींबू, केला, आंवला और बेर के बागों में पौधों की सिंचाई आवश्यकता अनुसार करते रहें। आम के बाग में गुम्मा रोग का संक्रमण दिखाई देने पर प्लेनोफिक्स 4 मिलीलीटर प्रति 9 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। केले के बागों में निराई गुड़ाई करते रहें। समय समय पर पौधों पर मिट्टी चढ़ा दें। पुत्तियों की छटाई करें तथा फूल और फल निकलते समय बांस अथवा लकड़ी से पौधों को सहारा दें। मौसम में परिवर्तन होने की संभावना है, अतः रात्रि में पशुओं को छायादार स्थान पर बांधें। बकरी और भेड़ में लीवर फ्लू से बचाव हेतु डिस्टोडिन टैबलेट इस मौसम में अवश्य खिलाएं। गर्भित पशुओं को ये दवा न दें। भेड़ और बकरियों के नवजात मेमनों को अधिक ठंड और शीत से श्वसन एवं खूनी पेचिश होने का खतरा बना रहता है, अतः इन्हें उचित आवास प्रदान कर ठंड और शीत से बचाएं। शीत से बचाव के लिए किसान भाई मुर्गी घरों में रात के समय 6 से 7 घंटे
200 वाट के बल्ब जलाएं तथा मुर्गी घरों को जूट के बोरे से ढक कर रखें। इनके दाने में ऊर्जा और विटामिन भी मिला कर दें। वर्तमान मौसम में चूजों के रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है, अतः उनके आहार में एंटीबायोटिक दवाएं मिलाएं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब भी इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अलीपुर, जिला हरदोई के शिवानंद यादव ने। आपने दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। तो किसान भाई, हमारे जो भी हम पशु रख रहे हैं दूध उत्पादन की दृष्टि से, चाहे गाय हो या भैंस हो, तो उनमें हम इन परजीवियों के प्रकोप से बचाने के लिए सबसे पहले हम परजीवी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है, जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं, जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं, उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है, और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं, जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे, जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं, अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। किलनी करता क्या है कि ये हमारे जानवर के शरीर में ये चिपक जाता है और ये बीमार जानवर से ये स्वस्थ जानवर में उनके खून के माध्यम से बीमारियों को फैलाता है। तो ये अंडे के लार्वे जो जाकर के जो हमारे छुपे होते हैं, वो उनके हम चूने का या जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट है उनका प्रयोग करके इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। तो इससे बाह्य परजीवी से, इसके अलावा दूसरा हमारा है मक्खी और मच्छर। ये भी वाहक होते हैं, जो भी ये जहाँ हमारे गोबर इकट्ठा हुए हैं या कूड़े करकट हैं या मूत्र हैं, जानवरों के गोबर है, तो ये वहाँ पर ये बहुत तेज़ी से वहाँ से फैलते हैं। वहाँ से ये उड़ करके जो हमारे बीमार जो पशु है उसके खून को ये चूसते हैं और उसके खून में जो लार्वा हमारे जो हमने बताया बाह्य परजीवी के हैं, वो उससे फैल करके जाकर की बीमारियाँ, जो कि बीमारी सबसे ज़्यादा सर्रा बीमारी आज के किसानों को भाई समस्या होती है कि यह पता नहीं चलता, जानवर 24 घंटे खूंटे में बंधा और सुबह आपको मृत दिखाई देता है। तो ये बीमारी वही खून में जो हमारे बीमार पशु के खून से ये चूस करके मक्खी मच्छर और स्वस्थ पशु में पहुंचा देते हैं। तो ये किलनी और जो जू मच्छर है, ये बहुत तेज़ी से बाह्य परजीवी के जो जीवाणु हैं वो हमारे स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंचा देते हैं और ये बीमारी को फैलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टेपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स है। ये 3 प्रकार से अंतः परजीवी जो पशुओं के शरीर में जो ये
पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं, या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके बहुत तेज़ी से ज़रूर, और इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। भाई यह वाह अंतः परजीवी से जो पशु हमारे प्रभावित होते हैं, तो यह प्रायः देखा जाता है कि हमारे जो पशु होते हैं, जो भी बीमार पशु होते हैं, उसके लक्षण होते हैं कि वो हमारा जो जानवर होता है वो सुस्त हो जाता है, साथ में उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है, और साथ ही उनके खाने पीने में अरुचि हो जाती है, या आपको लगता है कि हमारा जानवर बहुत खा रहा है, लेकिन वो जो अंतः परजीवी है वो परपोषी के रूप में उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और वो अपना वृद्धि विकास करता है। तो देखने में तो जानवर आपको लगेगा कि स्वस्थ है, लेकिन अंदर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि वो उसकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और साथ ही दूध उत्पादन भी उसका गिरता है। तो किसान भाई जो भी अपने जानवर हैं, उन जानवरों को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको समस्या दिखाई दे रही है, तो इसकी सावधानी के रूप में बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतः परजीवी वायु परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजॉल, फेविंडाजॉल, नीलजान जो हमारे हैं, इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है, इंजेक्शन भी आ गया है कि वायु अंतः परजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध है, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे, अथवा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या आपकी जानकारी नहीं है, तो कम से कम बरसात से पहले और बरसात के बाद ज़रूर हम वायु अंतः परजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में, या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु के पेट में चले जाते हैं। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को स्वच्छ एवं ताज़ा पानी पिलाएं। तो आगे आने वाली जो हमारा उत्पादन है, या पशु को स्वस्थ रख सकते हैं, और अनेक रोग बीमारियों वायु परजीवी या अंतः परजीवी के द्वारा जो फैलने वाली है, उससे हम अपने जानवरों को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद।
501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। देर से गेहूं की बुआई करके कैसे ले अधिक उपज। मिर्च की बहुत बड़ी समस्या है कीट और रोग, उचित समय पर समाधान है जरूरी। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ में। नमस्कार।